बच्चों, आज हम पुरस्कार का पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका पहाड़ी गह्वर के द्वार पर वृक्ष के नीचे बैठे बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता है। शीतकाल मतलब ठंड की रात्रि में, रजनी माने रात्रि, ठंड की सुनसान रात्रि में, और कोहरा ऐसे छाया था जैसे चांदनी पूरी बिखरी हो। हाड़ कपा मतलब हड्डियां को कपा देने वाली, समीर मतलब हवा जो है, उसके बावजूद भी अरुण और मधुलिका जो है पहाड़ी गुफाओं के द्वार के बीच वट वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में जोश था, किंतु अरुण जो था एकदम सावधान होकर बोल रहा था। मधुलिका ने पूछा, तुम जब इतने विपन्न अवस्था में हो, इतने सैनिकों के साथ रहने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका अरुण से पूछती, जब इतने तुम विपत्ति में हो, दुखी अवस्था में हो, तो इतने सैनिक तुमने क्यों रखा है? क्या जरूरत पड़ेगी तुमको? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता और करता ही क्या? मधुलिका से अरुण बोलता है, बाहुबल मतलब ये जितने सैनिक हैं ये मेरे बाहुबल हैं, और यही मेरे वीरों की रोजी रोटी है, और मेरे मरने जीवन तक की मेरे साथी है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता है। और क्या करता? क्यों हम लोग परिश्रम से कमाते हैं और खाते हैं, तुम? मधुलिका बोलती है, हम तो परिश्रम से कमाते खाते हैं, तुम क्या करते हो? भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, मैं राजा की स्थापना कर सकता हूँ, फिर निराश क्यों हो जाऊँ? अरुण के शब्दों में कंपन था, वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर वह कह न सकता था। वो बोलता है मधुलिका से कि तुम भूलो मत, मुझे अपनी भुजाओं पर भरोसा है, मैं चाहूँ तो नए राज्य को स्थापित कर सकता हूँ, निर्माण कर सकता हूँ, मैं क्यों निराश हूँ? अरुण के शब्द कांप रहे थे, वह अंदर से कुछ और कहना चाह रहा था, परंतु कहा नहीं उसने, और न कह सकता था। नवीन राज्य, नया राज्य, ओहो, तुम्हारा साथ तो कम नहीं, भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। मधुलिका से बोलती है कि तुम्हारा नया राज्य कैसा होगा, तुम्हारे में उत्साह तो कम नहीं है, और कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं भी कल्पना करूं, खुशी मना सकूं, हर्ष से प्रसन्न हो सकूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजा रानी के समान शासन बिठाऊंगा, तो मैंने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत हो। वो मधुलिका से कहता है अरुण कि तुम कल्पना का आनंद मत लो मधुलिका, मैं हकीकत में तुम्हें राजा की रानी बनाकर सिंहासन पर बैठाऊंगा। तुम अपने तुम्हारा जो खेत छीना गया है उसकी चिंता में तुम डर रही हो ना? एक क्षण में सरल मधुलिका के मन प्रमाद का अंधड़ बहने लगा, द्वंद्व मच गया। उसे सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। एक क्षण में मधुलिका के मन में विचार घूमने लगे, आपस में अंदर जो सोचने लगी। वो अचानक से उसने सहसा कहा, अचानक से उसने क्या कहा, मैं सचमुच तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी महाराज, राजकुमार। अरुण मिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच से प्यार करती हो। अरुण से बोलता है उसके हाथों को पकड़कर कि मुझे संदेह था, मेरा भ्रम था, लेकिन तुम सचमुच से मुझसे प्यार करने लगी हो। युवती का आवाज से सर फूल उठा, वह भी हाँ भी नहीं कर सकी, ना भी नहीं कर सकी। मधुलिका भी छाती गौरवित हो उठी, वह मना न कर सकी, ना हाँ ना। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुमान कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसके अवसर को हाथ से न जाने दिया। अरुण जो था वह चाह रहा था, मधुलिका जो है मुझसे चाहने लगी है, इसलिए वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों में प्रण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन में बिठा दूं। वह तुरंत बोलता है, तुम्हारे और इच्छा है, कामना है, तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुमको इसी कौशल सिंहासन में तुम्हें बिठा सकता हूँ मधुलिका। अरुण की खड़क का आतंक देखोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी, वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? अरुण का कहना था कि वो जिस राज्य की लड़की है, वह कन्या है, उस राज्य को मैं युद्ध करके ये सिंहासन में मधुलिका को सौंप दूं। किंतु मधुलिका नहीं चाहती थी, उसके मुंह से अचानक से निकल जाती, क्या वो डरती, सब युद्ध से, लड़ाई झगड़े से डरती थी। सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, यह मैं भी जानता। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना से अस्वीकार न करेंगे, और मुझे भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। अरुण कहता है, सही में मधुलिका, जो कौशल के राजा हैं तुम्हारे लिए अभी भी चिंतित हैं।
मैं यह भी जानता हूँ तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार मतलब मना नहीं करेंगे। और मुझे यह भी पता है कि कौशल की जो आधे सेनापति हैं अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी डाकुओं का दमन मतलब नाश करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। बुजुर्गों की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक झिंकर तो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मधुलिका मन ही मन सोचने लगी कि यह तो अरुण जो है वह तो अंदर ही अंदर कौशल नरेश से बदले की भावना चाह रहा है, लड़ना युद्ध करना चाह रहा है। वो उसका मन मस्तिष्क झूमने लगता है, चिंतित हो उठता है। वो बोलती नहीं है। जो कहोगी वह जो कहोगी वही करूँगी, मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। लेकिन फिर भी मधुलिका ने कहा, अरुण से तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। छोड़ा मंच पर कौशल नरेश अर्धनिंदित अवस्था में आंखें मुगलित किए हैं। एक चामर धारणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर की शुभ्र आंदोलन उस कोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। राज्य पर जाने पर कौशल नरेश के राज के सामने जाने पर आधी नींद में की अवस्था में आंखें बंद किए हैं कौशल नरेश। और एक जो पीछे पंखा चलाने वाली लड़कियां जो हैं, युवती जो है वो अपनी कलाई से बड़ी कुशलता से पंखे को घुमा रही है। राजा के पीछे जो पंखे घुमाए जाते हैं वो उनकी दासियां जो घुमाती हैं, वो बड़ी कुशलता से युवती जो है राजा के पीछे, नरेश के पीछे पंखा घुमा रही है। और प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक किसी कुछ प्रार्थना करने आई है। प्रतिहारी मतलब द्वारपाल है। वो आकर राजा से कहता है, एक किसी कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। और महाराज भी जो है आश्चर्य से कहते हैं कि कौन स्त्री है, उसे आने दो अगर प्रार्थना करने आई है तो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई, द्वारपाल के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? द्वारपाल सब मधुलिका के साथ वापस आती है, राजा को प्रणाम करती है। महाराज उसे देखते और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्योंकि 3-4 साल बाद वहाँ वो कौशल नरेश के सामने उपस्थित होती है। 3 बरस हुए दे मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। वह राजा से नरेश से कहती है, महाराज से कहती है कि 3 वर्ष पहले मेरी भूमि जो है खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताया, आज मूल्य मांगने आई हो क्या? महाराज कहते हैं कि तुमने इतने दिन कष्ट में विपत्ति में बिता दिए, दुख में बिता दिए, और उसका आज मूल्य मांगने आई हो क्यों? अच्छा सा तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी। वो कहते हैं द्वारपाल से, तुम्हें इसका मूल्य से दे दो। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख फिर क्या चाहिए? मधुलिका कहती है महाराज से, मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। तो महाराज कहते हैं, तो तुम्हें क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि, वही मैं अपनी खेती करूं। मुझे एक सहायक मिल गया है, मनुष्य से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल बनाना होगा। वह महाराज से कहती है, जितना बड़ा खेत था उतनी भूमि मुझे दुर्ग के दक्षिण नाले के पास में जंगली भूमि दे दीजिए, मैं वहीं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायता मेरे सहायक मुझे मिल गया है और वही मेरी सहायता करेगा। और भूमि को तो समतल बनाना पड़ेगा क्योंकि बंजर भूमि रहती है। महाराज ने कहा, कृषक बालिके वह उबड़ खाबड़ भूमि है, जिस पर दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। महाराज कहते हैं उसे, किसान की बालिका, वो तो वहाँ उबड़ खाबड़ भूमि है और वहाँ भी किले के पास में एक सैनिक का महत्व रखता, मतलब एक सैनिक वहाँ पर रहना जरूरी है। तो फिर निराश से लौट जाऊँ? वो दुर्गा महाराज से कहती है, क्या मैं ऐसी बिना लिए लौट जाऊँ? सी मित्र की कन्या, मैं क्या करूँ? तुम्हारी प्रार्थना जो जैसी आज्ञा हो। वह कहते हैं, महाराज कहते हैं, तुम सी मित्र की कन्या हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तुम्हारी प्रार्थना मैं स्वीकार करूँ कि न करूँ? तो वो दुर्गा कहती, जैसी आपकी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रम जीवों को उसमें लगाओ, मैं अमात्य को आज्ञा पर देने का आदेश देता हूँ। मधुलिका से महाराज कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ, उस भूमि को उपजाऊ बना, मैं आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आ गई। दुर्ग के दक्षिण भयाने नाले तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों की पथ संचार से सुनता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे मनुष्य स्वतंत्रता से इधर घूमते थे। झाड़ियों को काट कर पथ बन रहा था, मगर नगर से दूर था। फिर इधर यूं ही कोई नहीं आता था। अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती? किले के दक्षिण भयानक नाले के पास एक घना जंगल है
आज बहुत से मनुष्य वहां पर पथ संचार मतलब वहां आ जा रहे थे, तो वहां पर शून्यता भंग मतलब सुनसान भंग हो गया था, चहल पहल लौट आई थी। और अरुण भी छिप कर वहां सब घूम रहा था, देख रहा था और झाड़ियों को काट कर रास्ता बना रहा था। वहां से कौशल नरेश दूर था, फिर वहां कोई आता भी नहीं था। अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा से खेत बना था, तो अब यहाँ की चिंता तो किसी को होगी नहीं। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। मधुलिका और अरुण जो प्रसन्न मन से एक दूसरे को देख रहे थे। शाम संध्या चली थी, शाम हो गई थी। उस निबिड़ वन में उस नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अत्यधिक कोलाहल कर रहे थे। उस सुनसान वन में जंगल में नए मनुष्यों को देखकर पक्षी भी अपने घोंसलों को लौटते हुए अधिक शोर कर रहे थे, कोलाहल में शोर कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक रही उठी थी। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट से घुसकर दुल्का की कपोलों से खेलने लगी थी। अरुण भी बहुत प्रसन्न था। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्राम करो, प्रभात में ही इजीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके अरुण कहता है मधुलिका से कि 4 प्रहर और तुम आराम कर लो, जैसे सवेरा होगा मैं कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक करूंगा और तुम वहां की रानी बनोगी और मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति राजा बन जाऊंगा। मधुलिके भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम मधुलिका अरुण से बोलती, तुम्हारा मैं साहस उत्साह देख मैं आश्चर्यचकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम एक नया राज्य बसाने जा रहे हो। राज्य के तीसरे पहर में मेरी विजय यात्रा होगी, सो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अरुण कहता है रात के तीसरा पहर जैसे होगा तो मेरी विजय यात्रा यहाँ से चालू हो जाएगी। तो मधुलिका कैसी, क्या तुमको इस विजय पर भरोसा है? और से तुम अपनी झोपड़ी में रात बिताओ, प्रभात से जो राज मंदिर ही तुम्हारी लीला निकेतन बनेगा। अरुण कहता है सही है, तुम अपनी झोपड़ी में बस आज की रात बिताओ और सवेरा होते ही तुम्हें राज मंदिर में तुम्हारा निकेतन मतलब तुम्हारा लीला निकेतन नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना संसंग थी। वो कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। मधुलिका प्रसन्न तो थी, खुश तो थी, लेकिन अरुण के जो कल्याण का मतलब जो इतना भला चाह रहा था उसके लिए वह शंका कर रही थी कि सही है कि नहीं है ये, और बच्चों के जैसे उसे बार बार प्रश्न कर बैठती थी। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा को ये संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को रात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि के लिए विदा मधुल के अचानक कोई संकेत पाकर अरुण से मधुलिका से कहता है कि बहुत अधिक अंधेरा हो गया है, मुझे बहुत दूर जाना है और अब प्राणों की बाजी लगाकर इस अभियान को मैं पूरा मंदिर तक पहुंचने के लिए मुझे रात्रि तक पूरा पैदल चलना होगा और तब तक रात्रि भर के लिए मैं तुमसे विदाई चाहता हूँ। मधुलिका उठ खड़ी होती है, कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में झोपड़ी की ओर चली। मधुलिका वहां से चली जाती है और झाड़ियों से उलझती हुई अपने झोपड़ी में वापस आ जाती है। पथ अंधकार में और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा हुआ था। रास्ता जो था अंधकार में था और मधुलिका भी हृदय भी डरा हुआ था। उसका मन सहसब्जी जो था हो उठा, वह एकदम अचानक से व्याकुल हो उठती है और जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह जितना सुख कल्पना करी थी, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वो जो कल्पनाएं जो है उसी खत्म होने लगी। वह डरी हुई थी, वह भयभीत थी, मतलब डरी हुई थी। पहला भय से अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि सफल ना हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी वह क्यों सफल हो। उसे डर सता रहा था कि अरुण गया सैनिकों के साथ कहीं सफल नहीं हुआ तो फिर वह सोचती है कि वह सफल क्यों होगा, श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। वो बोलती है कि वो अचानक सोचती है कि एक जो किला है श्रावस्ती का एक दूसरे राजकुमार के अधिकार में क्यों चला जाए, उसके हाथ में क्यों चला जाए। मगध कौशल का चिर शत्रु, ये तो मगध का कौशल का शत्रु है, दुश्मन है, उसकी क्यों विजय हो। कौशल नरेश ने क्या कहा, श्री मित्र की कन्या कौशल नरेश जो थे उसके पिता के
साथी थे, मित्र थे। तो क्या कौशल ने कहा, क्या कहा, श्रीमित्र कन्या, श्रीमित्र कौशल का रक्षक वीर उसी कन्या आज त्याग करने जा रही है। मधुका मन ही मन सोचती है, मेरे पिताजी जिस नरेश के मित्र थे उनके लिए मैं क्या कर रही हूँ आज। नहीं मधुलिका उसके पिता उस अंधकार में उसे पुकारे थे। उसी अंदर ही अंदर उसे लगा कि मुझे मेरे पिताजी पुकार रहे हैं। वो पागल होती और रास्ता भटक जाती है। उसे लगता है कि मैं अरुण के साथ मिलकर अलग राज्य बसाने का जो सपना देख रही हूँ वह गलत कर रही हूँ। एक रात पहर बीत चली पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। एक रात और एक पहर बीत जाता है पर मधुलिका सोचते सोचते, कल्पना करते करते अपनी झोपड़ी तक नहीं पहुंचती है। वह उधेड़ बूंद में पागलों सी चली जाती है। उसकी आंखों के सामने कभी श्रीमित्र कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती है। वह उसकी आंखों के सामने कभी अपने पिता और कभी अरुण की मूर्ति, मतलब अरुण जो उसका साथी रहता है उसके बारे में सोचते आगे बढ़ती चली जाती है। उसी के सामने आलोक दिखाई देता, मतलब आलोक मतलब प्रकाश दिखाई देता है। वह बीच पथ में खड़ी हो गई, बीच रास्ते में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक अधेड़ वीर सैनिक था। 100 घोड़े जो थे वो चले आ रहे थे सैनिकों के साथ। सबसे आगे एक अधेड़ बुजुर्ग सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की बलगा और दाहिने हाथ में नग्न खड़ग। वह सैनिक के बाएं हाथ में घोड़े की एक रस्सी थी और दाहिने हाथ में तलवार थी। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ में चल रही थी, किंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। बड़ी ही धीरता से, धैर्य से वह जो सैनिकों की टुकड़ी थी अपने रास्ते चली आ रही थी, परंतु मधुलिका जो थी अपने रास्ते से हिलती नहीं है। प्रमुख सैनिक पास आ गया पर मधुलिका अभी भी नहीं हटी। सैनिक जो था, सबसे मेन जो मुख्य सैनिक था वो पास आता है, मधुलिका तब भी नहीं हटती है। सैनिक ने असरोकर कहा, सैनिक ने घोड़ा रोकर कहा, कौन है, यानी कोई उत्तर नहीं देती मधुलिका। तब दूसरे अश्वारोही ने कड़कर तो कहा, तू कौन है श्री? कौशल की सेनापति को उत्तर दे। दूसरा सैनिक बोलता है तेज आवाज में, तो कड़कर तू कौन है? कौशल के सेनापति का तुमसे उत्तर दो। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ऐसा ही किया है। वह चिल्लाकर कहती है, मुझे बांध दो, मेरी हत्या कर दो, मैंने अपराध कर लिया है। सेनापति हंस पड़े, बोलते पागल है। सेनापति हंस कर बोलते हैं कि तुम पागल हो। पगली नहीं, पगली होती तो इतनी सारी वेदना क्यों होती? मधुलिका बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ, अगर पागल होती तो मेरे विचार इतने दर्द क्यों होता? सेनापति मुझे बांध दो, राजा के पास ले चलो। क्या है स्पष्ट कर। वो कहती है कि मुझे राजा के पास ले चलो, तो बोलता है स्पष्ट कर, क्या कहना चाहती हो? श्रावस्ती का दुर्ग एक पहर में दर्शकों के हस्तगत हो जाएगा। वो क्या बोलती है कि श्रावस्ती का जो किला है एक समय में डाकुओं के हाथ में चला जाएगा, दक्षिण नाले के पास आक्रमण होगा। अब बता देती है कि अरुण जो है वो आक्रमण करने वाला है, दक्षिण नाले के पास जो उसका आक्रमण होने वाला है। सेनापति चौंक उठते हैं। उन्होंने आश्चर्य पूछा, तू क्या कर रही है? सेनापति से ये असर से पूछे, तुम क्या करने जा रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। वो बोलती कि मैं सही कह रही हूँ, तुम शीघ्र करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दे दी और स्वयं 20 अश्वारोही के साथ किले की ओर चले गए। मधुलिका को एक घोड़े के साथ बांध दिया गया।